ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजगंज स्थित होटल से पकड़े गए अपराधियों को मिली थी हत्या की सुपारी। एसएसपी आगरा ने कहा कोई बड़ा व्यापारी था निशाने पर। – 2016 तक एसएन मेडिकल कॉलेज बनेगा एम्स के समकक्ष। ताज न्यूज से खास बातचीत में प्राचार्य ने दी जानकारी। नए साल का पहला दिन शहरियों ने गुजारा मौज मस्ती के साथ। ताजमहल और शहर के पार्कों पर रही बेहद भीड़ और कड़ाके की ठंड से शहरी करें बचाव। कई बीमारियों को दावत देता है ये मौसम। और अब खबरें विस्तार से। थाना ताजगंज क्षेत्र के होटल से पकड़े गए अपराधी शहर में किसी बड़े व्यापारी की हत्या करने के इरादे से आए थे, जिसकी आशंका एसएसपी आगरा ने भी स्पष्ट करते हुए जताई है कि इनके और भी साथी हो सकते हैं जो हथियारों के साथ फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। नए साल पर ताजनगरी आगरा में किसी बड़े व्यवसायी की हत्या होनी थी। बताया जा रहा है कि धौलपुर के एक शातिर को आगरा के युवक ने हत्या की सुपारी दी। उसने अपने गुर्गों को विरोधियों का काम तमाम कराने के लिए भेजा, जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई। आगरा के एक युवक द्वारा धौलपुर के एक शातिर को विरोधी की सुपारी देने की बात हुई थी। सौदा तय होने के बाद धौलपुर के शातिर ने अपने गुर्गों को मंगलवार को आगरा भेजा था। सूत्रों के अनुसार गुर्गों को नए साल के आगाज पर आगरा के साथ गाजियाबाद में भी किसी की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था। जिन दो लोगों की हत्या की सुपारी शातिर ने ली थी, उनमें से एक पिछले महीने ही पैरोल पर बाहर आया है। सुपारी देने वाले युवक ने ही शातिर के गुर्गों को फतेहाबाद मार्ग स्थित होटल मानसरोवर मुस्कान में ठहरने को कहा। शातिर के गुर्गों को होटल विंध्य रेजिडेंसी पर बुलाने की जानकारी एसटीएफ को मिली। वो गुर्गों के आने से पहले वहां पहुंच गई, लेकिन दो बदमाश वहां नहीं पहुंचे। वो सीधे होटल मानसरोवर पहुंचे। पुलिस ने एक शातिर को होटल विंध्य से पकड़ लिया और उसके बाद एसटीएफ और पुलिस को पता चला कि दो बदमाश होटल मानसरोवर में रुके हैं। बस फिर क्या था, एसटीएफ और पुलिस ने होटल मानसरोवर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के चलते 3 बदमाश, भोला उर्फ आलोक जो आगरा का रहने वाला है, दूसरा रवि शर्मा धौलपुर का रहने वाला और इनका तीसरा साथी धौलपुर निवासी शिवराम, ये लोग घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिली थी, कोई हमारी एजेंसी ने हमको इंफॉर्मेशन दी थी कि कुछ ऐसी यहाँ पर घटना हो सकती है, जैसे बड़ा क्राइम हो सकता है, इसकी सूचना हमको थी। तो हमने उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी दी थी एसओ साहब को और बताया था कि इसमें कार्रवाई करें, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया गया और ऐसी खबर फैली कि आतंकवादी आए हैं ये वगैरह, तो वो गलत थी। और मैंने उसी समय मीडिया को ब्रीफ भी कर दिया था कि ऐसी कोई घटना नहीं है। वहाँ पे 3 लोग पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने इरादे बताए कि उनको कोई क्राइम करना, अभी भी उनका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसमें 1-2 लोग वांछित है भी। मैंने सोशल मीडिया पे जो हमारा फेसबुक है उस पर भी मैंने ये टिप्पणी डाली थी कि ऐसी कोई घटना नहीं, आतंकी घटना नहीं है और लोग पूरे स्पिरिट के साथ अपना न्यू ईयर मनाएं, ऐसा मैंने मैसेज उसमें डाला भी था। थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश मोदक ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में पकड़े गए लोग आतंकी नहीं, ये वांछित अपराधी थे, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इरादे बताए कि उनको कोई क्राइम करना, अभी भी उनका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसमें 1-2 लोग वांछित है भी। मैंने सोशल मीडिया पे जो हमारा फेसबुक है उस पर भी मैंने ये टिप्पणी डाली थी कि ऐसी कोई घटना नहीं, आतंकी घटना नहीं है और लोग पूरे स्पिरिट के साथ अपना न्यू ईयर मनाएं, ऐसा मैंने मैसेज उसमें डाला भी था। तो मेरा आगे भी लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो हम अपने तरफ से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे या
ज़रूर बताएंगे उनको। इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कल जो लोगों ने न्यू ईयर मनाया, बहुत अच्छी तरह से मनाया। जो हमने अपील की थी लोगों से, तो उसका सभी ने पालन किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों को उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। 5 तारीख तक प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते खोल सकती है बहुजन समाज पार्टी, जिसके स्थानीय नेता मिशन 2017 को अमली जामा पहनाने के लिए कमर कस चुके हैं। हालांकि विनिंग सीट्स पर अभी सिटिंग विधायकों के नाम घोषित हैं, लेकिन आने वाले समय में नीले खेमे में कोई अप्रत्याशित घोषणा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक और जहां कई बसपाई दीगर दलों के संपर्क में हैं, तो दूसरे दलों के लोग भी बीएसपी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के मिशन 2017 के लिए अंदरूनी तैयारियां इस समय जोरों पर हैं, जिसके तहत संगठन को नए सिरे से तैयार करने के साथ साथ मजबूत प्रत्याशियों की तलाश भी तेजी से जारी है। बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से अपने प्रत्याशियों को घोषित कर काम शुरू कर देती है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो पार्टी ने फिलहाल 6 सीटों पर अपने सिटिंग विधायकों को ही प्रत्याशी और कोऑर्डिनेटर घोषित कर रखा है, जबकि बाकी 3 अन्य सीटों पर भी विचार विमर्श का दौर जारी है। पार्टी के लोगों की माने तो आगामी 5 तारीख तक तस्वीर साफ भी हो सकती है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश की बैठक बुलाई। कुछ 4-5 ऐसे बिंदु दिए, उन पर हमें काम करने के लिए कहा गया। तो हमारा 4 चरणों कार्य में से 3 चरणों कार्य हम लोग अवगत कर चुके हैं। चौथे चरण का कार्य जनवरी में हम लोग प्रारंभ करेंगे, और हमारी जिला कमेटी, लोकसभा कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी तक का कार्य तीसरे चरण जो हमारा पूर्ण हो चुका है, और आगामी जनवरी में हम लोग चौथे चरण का कार्य करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 2017 का इंतजार नहीं करते, जब चाहे जब चुनाव करा ले, बीएसपी के लोग तैयार हैं। हालांकि बसपा के कब्जे से बाहर की शेष 3 सीटों में आगरा उत्तर पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय ही गंगाधर कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन लंबे समय से वो विलुप्त से हो गए हैं। ऐसे में पार्टी के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार का रास्ता भी खुला हुआ है, जबकि शेष 2 अन्य सीटों पर कई नामों का पैनल जिले के बड़े नेताओं ने तैयार कर आला कमान के पास विचारण के लिए भेज दिया है। छावनी परिषद चुनाव की तिथि नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड 5 से प्रत्याशी अजीम मलिक ने नामनेर क्षेत्र में दौरा कर जनता से वोट मांगे और क्षेत्र में विकास की रफ्तार को जारी रखने का वादा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। हमारे क्षेत्र का थोड़ा सा वो करें यहाँ पर आकर के, हम अभी भी उनके लिए कह रहे हैं, अजीम भाई हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारे जो अजीम मलिक भाई हैं, वोट हम उन्हीं को देंगे और वो हमारा ही विकास करेंगे। ये नामनेर का इलाका है, इन्होंने जो है पूरा मुझे समर्थन दिया है, और मैंने अब इन्हें विश्वास दिलवाया है कि मैं इनका जो है एक नाले की समस्या है, नाले पर जो है दीवार खड़ी करवा के और ये इंटरलॉकिंग करवा के और एक सबर लगवा के मैं इनकी समस्याओं को दूर करूंगा। ये मेरा उनसे कड़ाके की सर्दी आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जिसमें जरा सी लापरवाही से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस मौसम में बुजुर्ग और बच्चों के मामले में थोड़ी सावधानी चाहिए। ठंड का प्रकोप इन पर जल्दी होता है। हाड़ कपाती सर्दी आज आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है, जिनके लिए ठंड से बचना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह से होने वाला घना कोहरा और तेज हवाओं के साथ मौसम में फैली गलन से लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है, जिससे बचने के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौसम में जरा सी चूक बड़ी बीमारी को न्योता देने जैसा है। इसके संबंध में डॉक्टर्स भी समय समय पर आगाह करते रहते हैं। डॉक्टर रूपेश चौधरी बताते हैं कि ऐसी ठंड में बुजुर्गों के अलावा बच्चों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है, जिनके संबंध में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और कार्डिक दिल के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती है, और साथ में पैरालिसिस अटैक भी बहुत हद तक बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो इसमें जो मरीज़ हैं उनके लिए हम विशेषकर सावधानी ये है कि सर्दियों में वो लेट तक जगें और जल्दी जगने की कोशिश ना करें, रेगुलर अपनी कसरत करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें और अपनी दवाई को प्रॉपरली लेते रहें। ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। किस तरीके की बच्चों को दिक्कतें हो सकती है कि बुजुर्ग और बच्चे इस मौसम में ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं? बच्चों में आजकल नॉर्मली कॉमन कोल्ड और निमोनाइटिस, जिसको निमोनिया कहते हैं, और देहात में हम कह सकते हैं कि पसलियाँ चलना, ये बीमारी कॉमन हो। इनके मुताबिक उम्रदराज लोगों के लिए सुबह जल्दी जगना भी और वॉक करना भी हानिकारक साबित हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस ठंड से बेहद सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल इस मौसम में हाइपरटेंशन, पैरालिसिस और कार्डिक बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है। सर्दी से बचाव ही जिनका मुख्य उपाय है, जबकि कुशल चिकित्सक परहेज के साथ साथ सांस वगैरह के रोगी समय पर अपनी दवाइयों का प्रयोग करने की सलाह भी दे रहे हैं। वर्ष 2014 में खूब किरकिरी कराने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब आगामी वर्ष तक कॉलेज वेल होने का दावा भर रहा है। कॉलेज प्राचार्य ने ताज न्यूज के साथ बातचीत में 2016 तक मेडिकल कॉलेज को एम्स के समकक्ष होने का दावा किया। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में 7,864 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधा युक्त भवन भी बन रहा है। वर्ष 2014 में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कई मुद्दों को लेकर खूब सुर्खियों में रहा। बीते महीनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया था। अनियमितता मिलने पर मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर NC प्रजापति को जिम्मेदार मानते हुए निलंबित भी कर दिया था। अब कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल वर्ष 2016 तक सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य के मुताबिक नए साल में मेडिसिन वार्ड नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आगरा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि एसएन मेडिकल कॉलेज 2015 और 2016 के पश्चात एक नए रूप में होगा और आगरा की जनता के लिए सेवा करने के लिए और ज़्यादा तत्पर रहेगा। हमारे पास जो जगह की और बिल्डिंग्स की जो कमी है वो भी इस वर्ष में अप्रैल तक हमारी काफ़ी कमी हद तक पूरी हो जाएगी। शासन बहुत गंभीर है इस मेडिकल कॉलेज को पुरानी गौरव दिलाने के लिए, फंड से लेकर किसी भी चीज़ की कमी को नहीं रखना चाहता है। तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि ये पूरा अस्पताल जो है आगरा की जनता के लिए सेवा के लिए आसपास के 100 किलोमीटर से जो मरीज आते हैं उनकी सेवा कर सके। मेडिकल कॉलेज के हालात ना तो सुधरे हैं ना सुधरेंगे। अभी मुख्यमंत्री साहब ने दौरा किया था, उस दौरे के अंदर आप मीडिया बंधुओं ने दिखाया था किस तरह के धांधलेबाजी साफ नज़र आ रही थी। इसके अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो महन जी ने बड़े बड़े स्टेप लिए थे। इस प्रकार से जो अभी हाल ही मुख्यमंत्री दौरे पर जो हुआ था यहाँ पर एसएन मेडिकल के अंदर, अगर बहन जी की सरकार में ये होता तो यहाँ पर कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके होते। एक बिल्डिंग तैयार होने के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अब 100 शैया का एक और उच्च सुविधा युक्त वार्ड तैयार हो रहा है। कॉलेज प्राचार्य वर्ष 2016 तक एसएन को बेहतर मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं आज भी मेडिकल कॉलेज के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि कॉलेज प्राचार्य के इन दावों को कब तक मूर्त रूप मिलता है। दिल्ली में बैठकर मोदी और उनकी पार्टी भले ही अच्छे दिनों की बात कर रहे हों, लेकिन आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दिन आज भी बेहद खराब हैं। और तो और इस विभाग के सर्वेसर्वा राज्य मंत्री भी आगरा से ही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के अच्छे दिन तो आने ही चाहिए, लेकिन कब आएंगे कहना बेहद मुश्किल है। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिन आने का सपना दिखाया था। भगवा खेमा और पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे दिन आने का हर रोज दावा भरते हैं। कई मामलों में प्रधानमंत्री ने भले ही देश की जनता को राहत की सांस दी हो, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हालात आज भी बेहद खराब हैं। घोटालों और फर्जीवाड़ों की वजह से विश्वविद्यालय की गरिमा दांव पर लग गई है। छात्रों को न समय से प्रवेश मिलता है और न परीक्षाएं होती हैं और न ही परिणाम आते हैं। धरना प्रदर्शन और हड़ताल तोड़फोड़ विश्वविद्यालय में आम सी बात हो चली है। ऐसे में मोदी के अच्छे दिन आने वाली बात विश्वविद्यालय के ऊपर सरासर बेमानी लगती है। आगरा विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आएंगे, चाहे रमाशंकर कटेरिया जी को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया है, उनके हाथ में सभी विद्यालयों की कमान भी है। उनको इस चीज़ पर हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, विषयों को हटाना भी चाहिए, मीटिंग भी बुलानी चाहिए
कि रिजल्ट में इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी जांच समिति बनाई जाती हैं, सबको उन्हीं वही समिति में बैठते हैं जो उनके सदस्य होते हैं। घोटाले में भी जब वो कहते थे कि हमारा स्टाफ है, हम ये नहीं करेंगे, और अच्छे दिन ऐसे सुधर नहीं सकते। अगर जांच समिति बैठानी है तो बाहरी तत्वों को, जैसे और भी रिटायर्ड जज हैं, डीएम हैं, आईएएस लेवल के हैं, पीसीएस लेवल के हैं, उनको बैठाना। कहने को मोदी टीम में आगरा के सांसद मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, जिनके कंधों पर देश भर के विश्वविद्यालयों का भार है। और तो और प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हैं। फिर भी सुधार के नाम पर कुछ नहीं। स्थानीय विश्वविद्यालय कभी भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि इतना समय बीत गया, लोगों को 2-2 साल हो जाते, 3-3 साल हो जाते, लेकिन डिग्री तक का नामो निशान नहीं। मोदी सरकार अच्छे दिन मोदी और उसके मंत्रियों की आए, लेकिन आम जनता के विश्वविद्यालय छात्रों को भी कोई अच्छे दिन नहीं आए। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का आवास भी विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में ही है। उन्हें विश्वविद्यालय की हर हालत की बखूबी जानकारी भी है। ऐसे में विश्वविद्यालय के हालात बदलना उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति राम नाईक की पृष्ठभूमि भी भगवा खेमे से ही है। ऐसे में मोदी के अच्छे दिन इस विश्वविद्यालय में दिखना कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं। पर हालात कब बदलेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, शायद कोई ज्योतिषी ही बता पाएगा। और इसी खबर के साथ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा, और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर।
नववर्ष की शुरुआत लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर की। जहां पूरे शहर में बधाइयों का सिलसिला जारी था, वहीं सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारियों से मिलने का दौर चलता रहा। नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने वालों का तांता लगा रहा। नए साल पर रात 12 बजे से ही बधाई और शुभकामनाओं का दौर शुरू हुआ, जो लगभग पूरे माह तक जारी रहता है। नए साल के मौके पर सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारियों से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। नगर निगम में नगर आयुक्त से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे, जिनका अभिवादन नगर आयुक्त ने खड़े होकर किया। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कई लोगों ने नगर आयुक्त को गुलाब का फूल तो किसी ने बुके भेंट कर उनकी पदोन्नति की कामना की। ये परंपरा है, नववर्ष है। नववर्ष में लोग शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं, शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है। हमारे नगर निगम के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मिलने आए हैं और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। हम भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। साथ ही नगरवासियों को भी मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि इस शहर को स्वस्थ बनाए रखने में, साफ बनाए रखने में, स्वच्छ बनाए रखने में वो हमारी मदद करें और सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर पार्कों में, सड़कों के किनारे, डिवाइडर पर गंदगी न करें, न गंदगी करने दें। नए साल के मौके पर नगर आयुक्त से मुलाकात करने वालों में सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व अपर आयुक्त KP त्रिपाठी और चीफ जोनल ऑफिसर चरण भी पहुंचे और ढेर सारी बधाइयां दी। साल 2014 भाजपा के लिए आगरा में काफी खींचतान भरा रहा। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर फतह करने के बावजूद भी कई मौकों पर पार्टी का अंतर्कलह साफ झलकता नजर आया। संघ के कट्टर कहे जाने वाले मेयर ने भाजपा से बाय बाय कह दिया और अब पार्टी की ओर से पूरी टीम 2017 में अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में मोदी के बलबूते भले ही भाजपा ने फतह हासिल कर ली हो, लेकिन पार्टी का अंतर्कलह कई मौकों पर 2014 में खुलकर सामने आया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने से नाराज 2 जाट नेताओं ने आगरा के चुनाव से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। हालात तो आज ये हैं कि आज तक भी ये जाट नेता आगरा के किसी भी पार्टी कार्यक्रम में कम ही नजर आते हैं। सीकरी सीट के अलावा आगरा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सांसद रामशंकर कठेरिया से नाराजगी की वजह से संघ के कट्टर कहे जाने वाले मेयर इंद्रजीत आर्य ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया। जोड़ तोड़ की राजनीति भी भाजपा में खूब हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान कई दिग्गजों के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं जोरों पर रहीं। सफलता के तौर पर आगरा ने रामशंकर कठेरिया को रिकॉर्ड मतों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। पार्टी ने सांसद का मान बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। राज्य मंत्री बने प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने भी आगरा में पार्टी की खूब किरकिरी कराई। कभी फर्जी मार्कशीट प्रकरण तो कभी बिना नौकरी के वेतन लेने को लेकर कठेरिया चर्चा में आ गए। आगरा के अधिवक्ताओं को भी सांसद का बयान बेहद नागवार गुजरा और हद तो तब हो गई जब अधिवक्ताओं ने कई जगह कठेरिया के पुतले फूंकना शुरू कर दिए। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व भले ही डिजिटल सदस्यता अभियान चलाकर अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हो, लेकिन ताजनगरी में भाजपा के कई पुराने दिग्गज आज भी अपना खोया रसूख पाने के लिए मोहताज हैं। वजह है पार्टी का अंतर्कलह। अब 2015 से भगवा खेमे को बेहद उम्मीदें हैं। देश प्रदेश की सरकारों ने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोलकर बड़े स्तर पर अभियान चलाए थे, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में ग्रामीणों को कैसे और क्या स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, इसका जवाब किसी और से लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार द्वारा खोले गए स्वास्थ्य केंद्र ही इसका जवाब देते नजर आएंगे। देखिए ताज न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रहा ये प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी देने वाला उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो नगला जौपुरा में मौजूद है और फिलहाल गांव वालों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। न इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर ही आता है और न ही इस स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को कोई स्वास्थ्य सेवा मिल पाती है। प्राइवेट ही करावा तो फिर क्या करें? आगरा ले जाते हैं, प्राइवेट कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए लिखा हुआ है कि यहाँ प्रसव करने की, डिलीवरी की व्यवस्था होनी चाहिए,
पंजीकरण भी है गर्भवती महिलाओं का, तो क्या सारी व्यवस्था यहाँ मिल पा रही है? नहीं ना, कुछ नहीं मिल पा रही है, कुल मिल पा रही। या कहीं रात भर हो जाती है, परेशान होती है तो शहर में ले जाते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है तो जब महिला आके यहाँ पे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है सरकार की तरफ से बनाया हुआ है, ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है? दिखाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं आता है। अच्छा। बस 1 महीना में 2 महीना में आते हैं और चले जाते हैं दवाई देके। गाँव वालों को अगर कोई दवाई भी नहीं मिलती है, 1 पैसे की दवाई नहीं मिलती है गाँव वाले को, चाहे किसी की कितनी परेशानी हो या नहीं हो, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। वर्तमान ग्राम प्रधान भी इस स्वास्थ्य केंद्र को शुरू कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर चुके हैं। ग्राम प्रधान की माने तो उन्हें इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं और बिचपुरी मुख्य स्वास्थ्य केंद्र पर ये स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य रूप से गांव वालों की सेवा कर रहा है। आपने क्या किया? बिल्कुल मैंने ये किया, इसमें मिट्टी डलवाई, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। मैडम और वो कई बार कहा मैंने भाई यहाँ पे बैठना चाहिए आपको, लोगों को सुविधा देनी चाहिए। मैडम ने कही यहाँ बिच्छू सांप है और यहाँ हम नहीं बैठ सकते। अच्छा, इंटीरियर है यहाँ पे। कंप्लेन आपने आगे? ये कंप्लेन मैंने पीएचसी पे दे रखी है। अच्छा, कब से? कम से कम 2 साल हो गए इसको दिए हुए। बाकी की दूसरी है कि गांव वाला का पानी की सुविधा, सारी सुविधा है यहाँ पे। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? ये पीएचसी के हैंडओवर हुआ है, लखनऊ से ही आया था बनाने वाला, किसी प्रधान को भी नहीं मालूम, पहले प्रधान को। अच्छा, किसी को कुछ नहीं मालूम। नगला जौपुरा में मौजूद ये स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश के उन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों की हकीकत बयां करता है जो सरकारी मुख्य चिकित्सा कार्यालयों की फाइलों में ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, लेकिन असल में ये स्वास्थ्य केंद्र खुद अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने की दवा मांग रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के अनुसार पीके फिल्म में हिंदू देवी देवताओं पर कुछ विवादित चित्र फिल्माए गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में विरोध की आग सुलग रही है, जिस पर सपा सरकार के फिल्म से टैक्स हटाने के आदेश ने इसमें घी डालने का काम किया है और उस आग का असर दिखना भी शुरू हो गया है, जिसकी एक चिंगारी कारगिल पेट्रोल पंप पर देखने को मिली, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। गुरुवार को कारगिल पेट्रोल पंप चौराहे पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के अनुसार पीके फिल्म में हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर कुछ अपमानजनक चित्र फिल्माए गए हैं, जिसे लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन फिल्म पर रोक लगाने के लिए विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। पीके फिल्म पर रोक लग सके, इसके लिए पूरे देश में विरोध हो रहा है। बावजूद इसके सपा सरकार में सीएम की कुर्सी पर विराजमान अखिलेश यादव ने इस फिल्म से टैक्स हटाकर हिंदू धर्म और हिंदू संगठनों को अपमानित करने की कोशिश की है। हटा दिया, उसके विरोध में हमने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और प्रदेश सरकार की जो तुष्टीकरण की जो नीति है उसके खिलाफ जो पुतले दहन का कार्यक्रम करा गया, जो मुसलमानों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है और पहले भी देती रही है और आज भी दे रही है। और अगर पीके फिल्म बंद नहीं हुई तो हम उग्र प्रदर्शन शुरू कर देंगे आने वाले समय में। हिंदुत्व के खिलाफ जो उसमें दिखाया जा रहा है, हिंदुत्व की देवी देवताओं के ऊपर जो रूप बनाया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जाता है, उनके प्रति गलत भावना समाज में भेजी जा रही है, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। हमको चाहिए कि जिस फिल्म में जो हिंदुओं की जो धार्मिक योजनाओं को जो ठेस पहुंचाते हैं उसको हटाया जाए, या आगे भी ऐसी योजना नहीं हो जो इसमें किसी जाति विशेष की या किसी धर्म विशेष के प्रति गलत प्रभाव जाए। मुसलमानों का सच्चा जो वफादार होने का जो उन्होंने सबूत दिया है उसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये फिल्म बंद नहीं होगी, पूरी प्रतिबंधित नहीं हो जाएगी, तो बजरंग दल उग्र प्रदर्शन अपने विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। पीके फिल्म के प्रसारित होने के बाद से ही विवादित चित्रों को हटाने या फिल्म पर रोक लगाने की लगातार मांग आ रही है। सिनेमा हॉल हो या मॉल, हिंदूवादी संगठन अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सपा सरकार का इस फिल्म से टैक्स हटाकर लोगों को इस फिल्म को देखने का न्योता देना नजर आता है। साथ ही सपा सरकार के इस कदम ने विरोधियों की सुलग रही आग में एक बार फिर घी डालने का काम किया है, जिसका असर क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म से शुरू हुए इस मामले पर राजनीति होना शुरू हो गई है। साल के पहले दिन ताजमहल पर पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं इस भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फुला दिए, जिससे पर्यटकों को घंटों लाइन में लग ताज दीदार के लिए इंतजार करना पड़ा। इस भीड़ के बीच प्रशासन भी कमियां भी उभर कर सामने आई, जिससे पर्यटकों को भी असुविधा का भाव होने लगा।
साल के पहले दिन मोहब्बत की निशानी ताज के दीदार के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक ताज महल के पश्चिमी गेट पर पहुंचे, जिससे ताज परिसर में पर्यटकों का तांता सा लग गया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखकर ताज सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। वहीं जब सुरक्षा कर्मियों को पर्यटकों की भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो सुरक्षा कर्मियों ने पर्यटकों की भीड़ का रुख ताज के दक्षिणी प्रवेश द्वार की तरफ मोड़ दिया, जिससे पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं पर्यटकों की लंबी लंबी कतार ताज के पश्चिमी द्वार पर लग गई। अगर सूत्रों की माने तो साल के पहले दिन पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या रही। करीब 35,000 पर्यटकों ने साल के पहले दिन ताज का दीदार किया। वहीं इस दौरान विभाग की काफी कमियां भी सामने आई, जैसे कि किसी भी प्रवेश द्वार पर कोई साइन बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है, जिससे कि पर्यटकों को ये मालूम हो सके कि ताज के प्रवेश के लिए 2 और अन्य प्रवेश द्वार हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विभाग इस नए वर्ष को भी बीते वर्ष की तरह ही असुविधाओं की छाव में निकाल देता है या फिर इस वर्ष पर्यटकों की सहूलियत के लिए कुछ नए इंतजाम करता है। कहने को भले ही अंग्रेजी का नया साल शुरू हुआ हो, लेकिन ताज नगरी में इसका मनाने का ढंग आज भी वैदिक और सांस्कृतिक ही है। यही वजह रही कि सुबह से ही शहर के मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर नववर्ष का श्री गणेश किया। गुरुवार से नववर्ष प्रारंभ होने के कारण साईं मंदिर पर भक्तों का हुजूम देखने को मिला। हमारे देश को संस्कृति और सभ्यता की जननी माना जाता है, तभी तो यहाँ नए काम की शुरुआत अपने इष्ट देव की आराधना के साथ होती है, फिर चाहे वो अंग्रेजी का नया वर्ष ही क्यों ना हो। ताज नगरी के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। हर कोई नए साल की शुरुआत अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना के साथ करता नजर आया। पहले तो मैं इस नववर्ष पर सारे देशवासियों को, सारे शहरवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सब शांतिपूर्वक और खुशी से इस नववर्ष का आगमन करें। और आज सब बृहस्पतिवार का दिन भी है, भगवान बाबा का, साईं बाबा को सब मानते हैं, तो इसलिए आज भीड़ भी बहुत है और सभी चाहते हैं कि साल का पहला दिन है तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वो वहाँ जाता है। तो आज खासतौर से बाबा का दिन है, बृहस्पति को बाबा का दिन माना जाता है, तो गुरु के कृपा बरसे सबके ऊपर, जैसे हमारे निश्चित तौर पर मैं साईं बाबा से पहले तो प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जितने भी भक्त आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। बाकी लोगों से मैं यही कहता हूँ, जो भी आपके इष्ट है वहाँ आप जाओ और निश्चित तौर पर जो भी शक्ति है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, अगर वहाँ आप जाते हो तो एक शांति मिलती है और एक सत्कर्म करने का आपका मन होता है। तो आज तो बहुत अच्छा दिन है, गुरुवार के दिन से शुरुआत हो रही है। मैं सभी के लिए साईं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में खुश रहते हुए दूसरों को खुश करें, अपने जीवन में खुश रहते हुए दूसरों के दुख को कम करें, अपने जीवन में खुश रहते हुए किसी के आंसू पहुँचने का काम करें। निश्चित तौर पर जो दूसरों के आंसू पहुँचता है, दूसरों को भोजन कराता है, दूसरों की मदद करता है, साईं बाबा का आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है। मैं चाहता हूँ सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हुए दूसरों की मदद के लिए आगे आएँ, चाहे वो शहर की मदद हो, चाहे समाज की मदद हो या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद हो जिसको समाज की जरूरत है। इस बार नववर्ष की शुरुआत गुरुवार से होने की वजह से साईं मंदिर में भक्तों की आस्था ज्यादा देखने को मिले। गुरुवार को साईं पूजा का दिन माना जाता है। मंदिर पहुंचे भक्त नववर्ष मंगलमय होने की कामना के साथ इष्ट देव के समक्ष बुराइयों के परित्याग का संकल्प लेते नजर आए। कहने को अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत तारीख बदलते ही रात्रि 12 बजे के बाद हो जाती है, लेकिन अधिकांश लोगों ने सूर्योदय के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर नववर्ष की शुरुआत की। साल 2015 का स्वागत हर किसी ने अपने अपने अंदाज में किया। किसी ने पार्टी आयोजित कर नाच गाने किए तो किसी ने अपने परिवार के साथ एंजॉय करके। लेकिन हमारे देश के गांव, जहां देश की संस्कृति और सभ्यता आज भी बसती है, वहां के अंदाज में नए साल के स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए साल का स्वागत किस अंदाज में हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। फौजी अपनी फौज की नौकरी करने के लिए चला जाता है, उसकी जो बड़े भैया की जो घरवाली है वो अकस्मात बीमार हो जाने पर दोस्तों बहुशी दवाई का और खबरों का सफर अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। नए साल का पहला दिन लोगों के लिए बेहद खास होता है, इसलिए ज्यादातर लोग परिवार के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला ताजमहल के पास बने शाहजहां गार्डन में, जहां वोटिंग के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। पूरा पार्क लोगों से गुलजार नजर आया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने लिए समय नहीं, ऐसे में हर शख्स अपने परिवार के साथ मिलकर नया साल मनाना चाहता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में शहरवासी शहर में बने कई पार्कों में घूमते फिरते नजर आए। पिछले साल ही शुरू हुए शाहजहां गार्डन पार्क की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। नए साल के मौके पर यहाँ शहरवासियों का हुजूम लगा रहा। अपने परिवार के साथ आने वाले लोग यहाँ वोटिंग करते दिखाई दिए। भारी भीड़ के चलते लोगों को वोटिंग के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी नए साल की मस्ती में डूबे नजर आए। कोई अपने परिवार के साथ वोटिंग कर रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ पार्क की सुंदरता में बैठ खेलता नजर आया। और यहाँ मतलब जो मौसम भी अच्छा है और नौका विहार करने के लिए आ रहे हैं। देखने में आ रहा है कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, नौका विहार का नंबर नहीं आ पा रहा। कारण है प्रचार प्रसार इतना हुआ है कि मतलब जो है जिससे कि घर से निकल के वोटिंग करने आ रहे हैं। शहरी के साथ साथ बाहर से जो आने वाले लोग हैं, पर्यटक जो है जो बाहर से आते हैं, ताज दीदार को आते हैं, वो लोग नहीं वो ताज को दीदार करने भी यहाँ हैं और ताज के साथ साथ मतलब जो है वोटिंग कर रहे हैं यहाँ लोग। यहाँ आने वालों में सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ताज दीदार को आने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में पार्क में घूमते दिखाई दिए। यही कारण है कि यहाँ बने दोनों टिकट घरों पर लोगों का हुजूम लगा रहा। सुबह से शुरू हुआ ये सिलसिला पार्क बंद होने तक जारी रहा। डाक विभाग में बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए डाक विभाग एटीएम मशीन्स लगाने की तैयारी कर रहा था, जिसे किसी विभागीय समस्या के चलते रोक दिया गया, जिस पर डायरेक्टर पोस्ट ने एक बार फिर शुरू करने की मोहर लगा दी है। डायरेक्टर पोस्ट के अनुसार साल 2015 में डाक ग्राहकों को डाक एटीएम का लाभ मिल सकेगा। 1,56,000 प्लस पोस्ट ऑफिसेज हैं जो संसार में सबसे बड़ा नेटवर्क है जी, और उसको एक साथ जोड़ना, उसमें एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कराना एक बड़ा टास्क है जी।
और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ना सिर्फ बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है बल्कि उसमें नेटवर्क प्रोवाइड कराना, उस पर मशीनें लगाना, उसको पूरे उनके खातेदारों के अकाउंट से सेंट्रल सर्वर से जोड़ना, इस तरह की सर्विस जो बैक हैंड ऑपरेशंस हैं उस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। एंड जल्दी ही आपको ATM मशीन उसमें दिखाई पड़ेगी जो हमारे सम्मानित ग्राहकों को ATM सुविधा देंगी। क्या लगता है फिर भी अभी पिछले करीब 2.5 साल हो चुके, जो PM जी साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें घोषणा की थी कि आगरा में 4 ATM मशीन उस समय तब था जब ये प्लान इनिशियल स्टेज पर फाइलों में कंसीव किया गया था। जी जी। अभी उसमें काफी तरक्की हुई। 12 वफात की तैयारी अभी से ही ताज परिसर में शुरू हो गई है, जिसके चलते ताज परिसर में बनी फतेहपुरी मस्जिद की साफ सफाई और सजावट का काम शुरू हो गया है। वहीं 12 वफात के दिन निकलने वाले जुलूसों की भी तैयारियां ताज परिसर में जोर शोर से देखने को मिली। आने वाली 10 जनवरी को जहां 12 वफात का जुलूस निकाला जाएगा तो उसकी तैयारियां ही ताज परिसर में जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। बताया गया कि हर वर्ष करीब 4 जुलूस फतेहपुर बेगम की मस्जिद से शुरू किए जाते हैं, जो कि शहर भर का भ्रमण कर बड़े जुलूस में जाकर मिल जाते हैं। ये जुलूस ईद मिलादुद्दीन नबी के जन्मदिन के अवसर पर निकाले जाते हैं, जिसकी तैयारियां अभी से फतेहपुर मस्जिद पर शुरू कर दी गई है, जिसके चलते मस्जिद में साफ सफाई का काम और सजावट का काम शुरू करा दिया गया है। ये मस्जिद फतेहपुरी है। शाहजहां की रानी फतेहपुरी बेगम के नाम से मस्जिद का निर्माण हुआ है और ये शाहजहां ही बनवाई थी। इसको जो सजाया गया है और जो इसमें झंडे वगैरह लगाए गए वो ईद मिलादुन नबी की वजह से लगाए गए। 12 फात का जुलूस निकलेगा। 12 फात का महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मौका है, उनकी पैदाइश का दिन है 10 तारीख, जिसको ये निकाला जाएगा 12 फात का जुलूस, उसके लिए लगाएंगे। जुलूस तो देखिए ये सामूहिक होता है, आम मुसलमान इसका खुद नेतृत्व करता है, इसमें कहीं कोई नेतृत्व करते का नाम नहीं होता, बस नबी के नाम से निकलता है, उसी के दीवाने उसके पीछे निकल रहे हैं। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी वेनिस आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। 30 दिसंबर से आयोजित हुए 6 दिवसीय दूसरे आगरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिले भर से आए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 5 वर्गों में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। वेनिस सेकंड आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के बैनर तले 6 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। 30 दिसंबर से शुरू हुई बैडमिंटन प्रीमियर लीग के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 5 वर्गों में आयोजित हुई प्रतियोगिता में जिले भर से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपने दमखम के बल पर प्रतिद्वंदियों को हराने के प्रयास किए। यहाँ पर प्रतियोगिता में 5 मैचेस होंगे डेली और 5 में से 3 हर टीम को जीतना है और हर टीम 4 मैच खेलेगी, उसी से डिसाइड होगा कि कितने किस स्तर की प्रतियोगिता कराई जा रही है। ये अभी तो जिला स्तर की हैं, बाद में फिर हम विचार करेंगे, बाहर की टीमों को भी बुलाया जाए। भी हुआ था ये, तो ये फर्स्ट था, बट इस बार मतलब उसका लेवल थोड़ा और बढ़ गया है, तो अब मतलब चांसेस हैं कि हाँ और ज़्यादा बढ़े, लेवल और बढ़ेगा तो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से स्टेडियम वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका मतलब बैडमिंटन में मन नहीं था, तो वो और ज़्यादा मतलब खेलने की उत्सुकता जताएंगे कि हाँ हमें भी खेलना है और बच्चे भी खेलना है, हमारे सीनियर्स हैं बहुत खेल रहे हैं, तो मतलब वो भी और भी आएंगे खेलने के लिए। लॉन्ग कम नॉकआउट की तर्ज पर खेली जा रही बैडमिंटन प्रतियोगिता को जहां 5 वर्गों में बांटा गया है, वहीं महिला खिलाड़ियों ने साइना नेहवाल को अपना गुरु मानते हुए प्रतियोगिता में अपना स्थान हासिल करने में लगी रही। प्रतिदिन 4 टीमों के बीच 7 मैचेस के टॉप रन रेट रैंकिंग के आधार पर ओवरऑल चैंपियनशिप टीम का चयन किया जाएगा, जिसको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। शहर का अग्रणी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स ने नए साल का कैलेंडर लॉन्च किया। पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी एनुअली एक्सक्लूसिव डिजाइनर कैलेंडर में शहर के 12 ब्यूटी फेसेस को मौका दिया गया। शहर का अग्रणी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स आईफा ने विगत साल की तरह इस बार भी आईफा का 5वां एनुअली एक्सक्लूसिव डिजाइनर कैलेंडर द कैलेंडर 2015 लॉन्च किया। आईफा कैंपस में आयोजित समारोह में फेस ऑफ आगरा से चुनकर आए प्रतिभागियों ने कैलेंडर लॉन्च किया। इस मौके पर आईफा की सीनियर फैशन स्टाइलिस्ट गरिमा सारस्वत पांडे ने बताया कि 3 चरणों में आयोजित फेस ऑफ आगरा प्रतियोगिता में से 12 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। कैलेंडर का पिछले 4 सालों से लगातार आयोजन करता जा रहा है। ये 5वां वर्ष है जिसमें हम लोगों ने कस्टमाइज कैलेंडर डिज़ाइन किया है। इस कैलेंडर की खासियत ये है कि ये जो डिज़ाइन इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट 12 डिज़ाइनर्स ने तैयार किए हुए हैं
और ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद तैयार किए गए ताकि कौन से कलर्स, कौन से फैब्रिक इस बार फैशन में इन रहेंगे ये बताया। अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा है, अच्छा है, सब अच्छा है। किस नंबर पे आपका फोटो छपा और क्या कुछ मानेंगे और आगे क्या कुछ तैयारी रहेंगी आपकी? अगस्त में आया है और बहुत खुश हूँ और आगे ट्राई करूँगी और इसको देख के सब जगह ट्राई करूँगी। चांस दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपना डिज़ाइन प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ हम बना सकते हैं और थ्रू दिस कैलेंडर हम सबको शो कर सकते हैं कि हमने हमारी क्या क्रिएशंस हैं। क्या सोच के आपने ड्रेस बनाई थी और किस चीज़ को माइंड मेकअप करके बनाई? नॉर्मली हम ड्रेसेस फैब्रिक्स के थ्रू बनाते हैं, लेकिन इस ड्रेस में मैंने मेनली एंकलेट्स का यूज़ किया है। नॉर्मली हम एंकल्स नॉर्मल वेयर करते हैं हम एंकल में, बट नॉर्मली ड्रेसेस में एंकल कभी यूज़ नहीं होती, पायल, लेकिन यहाँ पायल ही मेनली आपने अभी तक ऐसे शायद ही ड्रेस अकॉर्डिंग टू मी देखा होगा कि पायल ड्रेसेस में यूज़ हुई है। जो ये ड्रेस है ये एक रेडी टू वियर लहंगा है। बेसिकली वेडिंग सीजन चल रहा है इस टाइम पे, तो उसी को सोचकर मैंने ये गर्ल्स को एक मोर मतलब अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। हम लोगों ने द कैलेंडर 2015 ऑर्गेनाइज़ किया है। पर ईयर हम लोग इस टाइप की लॉन्चिंग करते हैं जिसमें हम लोग कस्टमाइज कैलेंडर अपने यहाँ का लॉन्च करते हैं, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू कलर्स, अकॉर्डिंग टू फैशन हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स को यहाँ पर दिखाते हैं। नववर्ष के मौके पर इस बार लोगों में भक्ति भावना का भाव जागृत हुआ। इसी कड़ी में साईं भक्तों द्वारा संजय प्लेस स्थित साईं मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साईं भक्त मौजूद रहे। ईश्वर की दया से आज बृहस्पतिवार का दिन पड़ा है, जो साईं बाबा का दिन होता है। आज साईं बाबा के मंदिर के सामने एक विशाल भंडारा का आयोजन किया हुआ है। वैसे तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग भंडारा करते हैं, लेकिन आज एक अलग हटके भंडारा किया जा रहा है, जिससे कि लोगों की अपनी मान्यताएं वो ये मंदिर से पूरी होती हैं। लोगों का विश्वास आस्था बढ़ता जा रहा है साईं बाबा से। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ साईं बाबा के मंदिर में भंडारा का आयोजन किया हुआ है। ये आज नया वर्ष के उपलक्ष्य में सभी भक्तगण के उपलक्ष्य में ये भंडारा का आयोजन किया गया है। बाबा के तरफ से सभी भक्तगण को आशीर्वाद है और नया वर्ष सभी को मंगलमय हो। यही की जनता को नया साल मुबारक हो और नए साल के वर्ष नया साल आ रहा है, तो उसके चक्कर में बाबा के दरबार में हम खड़े हैं और भंडारा चल रहा है लोगों के लिए, जनताओं के लिए जो गरीब हैं, जिन्हें खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो यहाँ भंडारे में आए और यहाँ पर खा रहे हैं। और बस यही चाहते हैं कि पूरा साल अच्छे से जाए और बाबा हमारी रक्षा करें, सबके दुख कष्ट संकट दूर करें, सब कुछ अच्छा। श्री जगत गुरु सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की कर्म लीलाओं का वर्णन किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य दिव्यानंद जी महाराज ने संसार में कर्म को प्रधान बताया। बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुन भक्तों ने नववर्ष की शुरुआत की। श्री व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की समिति द्वारा श्री हरिधाम बल्केश्वर के पार्क में 28 दिसंबर आज से 3 जनवरी 2015 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री जगत गुरु शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। यह कथा मानव जीवन के कल्याण हेतु की जा रही है। अगर इस कथा में जो भी व्यक्ति आएंगे और इस कथा का ध्यानपूर्वक अगर श्रवण करते हैं तो उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी मानव के जीवन के उत्थान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और मेरा सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इस कथा को जरूर सुनने। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज। आईना
सच का।